हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के कानून। भारत के कानून के बारे में थोड़े से कुछ आइडिया लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के कानून क्या होते हैं, कैसे डिवाइड हैं भारत के कानून। भारत का कानून होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका सिविल मामला वाला कानून और एक आपका क्रिमिनल मामला कानून। यानी आपके कानून दो पार्ट में डिवाइड है। अपने भारत के जो भी कानून हैं, जो भी आप कानून के बारे में सुनते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सिविल मामला वाला कानून है, एक क्रिमिनल मामला वाला कानून है। सिविल में क्या होती है, आपकी धन संपत्ति से रिलेटेड बातें आती हैं, उसमें सिविल वाली कहानी आती है। आपके खेत की बात करें, आपके ज़मीन की बात करें, आपके आर्थिक की बात करें, पूरी कहानी क्या होती है, सिविल मामले में आती है। जबकि क्रिमिनल मामले में आपने कोई चोरी किया, डकैती किया, हत्या किया, रेप किया, किसी SC ST वाली कहानी, पूरी पॉक्सो वाली कहानी पूरी आपकी क्रिमिनल लॉ में आती है। मतलब कानून आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका है सिविल मामला, दूसरा आपका क्रिमिनल मामला। अब क्रिमिनल मामला के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आज। क्रिमिनल मामले में भी दो कानून होते हैं, छोटे कानून, बड़े कानून। क्रिमिनल मामले में दो कानून होंगे, छोटे कानून, एक बड़े कानून। छोटे कानूनों में जैसे आपके ST ST एक्ट आता है, पोक्सो आ जाएगा, और भी छोटे छोटे कानून हैं, वो सब आ जाते हैं। जबकि बात करें बड़े कानूनों में, तो बड़े कानूनों में आपके IPC और CRPC की बात करते हैं। IPC और CRPC की बात करते हैं। तो हम आज IPC और CRPC के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कानून कितने होते हैं। देखिए, जो कानून होंगे आपके, जो आपके कानून होंगे वो आपके दो तरीके से होंगे। ये एक आपका होगा सिविल मामलों में, और एक आपका क्रिमिनल मामलों में। एक आपका क्रिमिनल मामलों में। सिविल मामलों में बात करेंगे, आर्थिक से रिलेटेड होगा, आर्थिक से रिलेटेड होगा, संपत्ति से रिलेटेड होगा। यानी ये किस में आते हैं सब, ये सब आपके सिविल मामलों में आते हैं, सिविल कानून में आपके ये सब आते हैं। जबकि क्रिमिनल की बात करेंगे तो क्रिमिनल दो कानून आते हैं, एक छोटे कानून, एक बड़े कानून। इसमें दो कानून, एक छोटे कानून और एक बड़े कानून की बात करेंगे, बड़े कानून की बात करेंगे। अच्छा, छोटे कानूनों में क्या क्या आता है, जैसे SC ST का एक्ट की बात करते होंगे आप, पोक्सो की बात करते होंगे। ये सब कानून किस में आते हैं, ETC और भी कानून है, बहुत छोटे छोटे कानून हैं। ये सब किस में आते हैं, छोटे कानून में आते हैं। बड़े कानूनों की बात करेंगे तो बड़े कानूनों में आपके IPC आ जाएगा, CRPC आ जाएगा। ये सब क्या आते हैं, आपके बड़े कानूनों में आ जाते हैं। तो आज हम लोग को इस बड़े कानूनों के बारे में पढ़ना है। बड़े कानून क्या क्या, IPC और CRPC के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा भारत में कानून, एक सिविल मामला, एक क्रिमिनल मामला। मतलब इसमें अपराध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपराध की बात करेंगे। इसमें अपराध की बात करेंगे। और इसमें आर्थिक संपत्ति, आपका कोई खेत ले लिया, कोई जबरदस्ती हड़प लिया आपका, तो वो सब मामले क्या होते हैं, आपके सिविल मामले में आते हैं। और इनके लिए जो आप अपील करोगे, इनके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जाओगे। कहाँ जाओगे आप, इनके लिए कोर्ट जाओगे। और इन सब के लिए आप जो भी हत्या करते हो, अपराध करते हो, उन सब के लिए कहाँ जाओगे आप, पहले जाओगे पुलिस स्टेशन में जाओगे। कहाँ जाओगे, पुलिस स्टेशन। ध्यान देने वाली बात है, पुलिस स्टेशन में जाना है, ना कि पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन में, इसमें स्टेशन में दो डिफरेंस, देखो डिफरेंस है बेटा। पुलिस स्टेशन क्या होते हैं, जहाँ पे FIR दर्ज किया जाता है। जबकि पुलिस चौकी क्या होती हैं, वो छोटे छोटे आपके बूथ टाइप लगा दिए जाते हैं। क्योंकि जहाँ जिस पुलिस स्टेशन का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, बड़ी होती है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन से सिर्फ काम नहीं चल पाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे कई छोटे छोटे आपके चौकी बना देते हैं, तो वो होते हैं पुलिस चौकी। पुलिस चौकी में आपका FIR नहीं होता है। आपको FIR कराना होगा तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक ही क्या है, मान लीजिए पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक ही क्या है, आपका पुलिस स्टेशन है। तो क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, जब भी आपको उस डिस्ट्रिक्ट में अगर FIR करवाना है तो उस पुलिस स्टेशन में आके आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके बगल में छोटे छोटे पुलिस चौकी बनाए जाते हैं, जहां 2 4 10 पुलिस हमेशा वहां पे रहते हैं। वहां पे जाके आप क्या करोगे, वहां जाके आप FIR नहीं करवा सकते हो। आपको FIR करवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो ये कहानी हुई अपराध के मामलों में। क्रिमिनल के मामलों में पूरी कहानी पुलिस देखती है, रिपोर्ट पूरी पुलिस तैयार करती है, इंक्वायरी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो होगा पुलिस करेगी। लेकिन इन सब मामलों में पहले आपको रिपोर्ट कराना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद में कोर्ट क्या करेगा, आदेश जारी करेगा,
पुलिस अधिकारी को आदेश जारी करेगा कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन यहाँ पे पहले ही क्या करेगा, पुलिस FIR दर्ज करने के बाद तुरंत यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। जबकि यहाँ पे कोर्ट जब कहेगा, जब पुलिस को ऑर्डर देगा कि इस मामले के लिए ये बातें हैं, इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि वो सिविल मामलों में, आर्थिक मामलों में, संपत्ति मामलों में वो पुलिस को ही इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो दे, ये जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ मेंबर्स को वो क्या करे, वो कोर्ट से ही क्या करे, कुछ अपॉइंट कर दे, उसके हिसाब से क्या करेगा, वो अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसमें कई आ सकते हैं, कई कहानी आ सकती है, छोटे छोटे लोग हैं वहाँ पे, कई लोग हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले। लेकिन मैक्सिमम जो 95% केस होती है उसमें जो कोर्ट होता है डायरेक्ट पुलिस को ऑर्डर करता है कि इसके बारे में क्या करो, आप इंक्वायरी करके लाओ, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये कहानी छोटी सी कहानी थी, इसके आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं कानून के बारे में। हम लोग बड़े कानून के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, आज छोटे कानून के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो बड़े कानून को थोड़ा पढ़ लेते हैं, IPC और CRPC के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जहन में आपके चल रहा होगा सर IPC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बता देते हैं आपको हम। जो IPC है, IPC और CRPC, IPC का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड होता है, पेनल कोड होता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई जुर्म करते हो, आप कोई अपराध करते हो और आपको कोई सज़ा मिलती है। आप अगर कोई जुर्म करते हो, आप कोई अपराध करते हो, अपराध करने के बाद आपको सज़ा मिलती है, तो ये जो अपराध मान लो 302 के तहत आपको इतने साल का सजा, इतने वर्ष का आपको कारावास किया जा रहा है। तो ये सब जो कहानी चलती है ना, ये सजा वाली कहानी, आपका जो उस केस के बारे में, वो आपने कौन सी धारा लगी, तो ये सब कहानी इसमें चलती है। इसमें IPC में क्या होती है, IPC में वो सब कहानी चलती है। इसमें बात करें तो इसमें पनिशमेंट और डिफिनेशन के बारे में बात है, डिफिनेशन के बारे में बात है। यानी IPC में पनिशमेंट और डिफिनेशन की बात करते हैं। बात करें CRPC में, तो CRPC में क्या होता है, CRPC में देखिए उन तरीकों को, मान लो आपके पास कोई जुर्म किया, कोई जिसके खिलाफ जुर्म हुआ, इन दोनों के अलग अलग तथ्यों को इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर है, इन लोग के बारे में CRPC क्या करता है, उसको डिफाइन करता है। तो ये कहानी। अच्छा, कब कब आया गया, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो IPC आपका होता है और जो CRPC है, CRPC वैसे 1860 IPC जो है 1860 AD में आया था, और जबकि इसकी बात करें 1973 में आया था। हुआ था CRPC आपका 1 अप्रैल को लागू हुआ था, 1 अप्रैल को लागू हुआ था, जबकि IPC की बात करें तो ये 1 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक, ये कहानी चली। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, ये बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यानी आपसे पूछा जाता है कि IPC कब लागू हुआ था, तो आप बोलोगे सर 1 जनवरी 1860 यानी 1860 में क्या हुआ था, IPC को लागू किया गया था, अस्तित्व में वो आया था। बात करेंगे CRPC का, तो CRPC का बोलोगे आप कि 1 अप्रैल 1973 को क्या गया था, इसको CRPC को लागू किया गया था। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हुआ IPC, CRPC। IPC की बात करें, IPC का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। बात करें कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1860 को लागू किया गया। बात करें CRPC का, तो CRPC होता है 1 अप्रैल 1973 को लागू किया गया। चलिए अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे, ये जरूरी कि हम लोग डेप्थ जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे, ये चीज़ है। चलिए अब देखिए क्या होता है, मामले कई होते हैं। एक मामला होता है संज्ञेय मामला, एक होता है असंज्ञेय मामला, एक होता है जमानती, एक होता है गैर जमानती। तो अभी हम लोग बस काम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई धारा लेते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया धारा, IPC की धारा है ये, IPC की धारा 154, IPC की धारा 154 हमने ले लिया। इसमें क्या है,
देखिए जब आईपीसी की धारा 154 है ना, इसमें बोलता है कभी भी कोई जुर्म होगा तो आपके दिमाग में एक बात आती है, जब भी आपके खिलाफ कुछ होता है, आप कहीं गए, किसी ने आपको मार दिया या किसी आप घर कोई आके लूट ले गया, तो आप दिमाग में पहली बात आती है सर कि एफआईआर करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? एफआईआर करने की ज़रूरत है। तो एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी 154 जो बोलता है, जो धारा 154 बोलता है, इसमें एफआईआर के बारे में बात करता है कि एफआईआर आप दर्ज कराओगे। क्या करना है? एफआईआर दर्ज कराने की बात कहती है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आपका कुछ भी मामला रहे, अब कुछ भी मामला रहे, छोटी से छोटी मामला रहे, तो आप सबके लिए एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका कोई छोटा सा केस है, मान लो आपके खिलाफ कुछ भी कुछ हो गया है, आपका कुछ थप्पड़ मार दिया है या आपका कोई मोबाइल चुरा लिया है, छोटी छोटी बहुत छोटी बातें कर लें हम, तो हर मामले में आप एफआईआर नहीं कर सकते। हर मामले में आप एफआईआर नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए बात होती है एफआईआर की, तो पहली बात जान लीजिए एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए जब कोई मामला आपके पास है, आपके पास कोई मामला आया, कोई मामला आपके पास आया, वो होता है एक संज्ञेय और एक होता है असंज्ञेय। क्या होता है? एक असंज्ञेय होता है। यानी आपके पास दो मामले हैं, एक संज्ञेय मामला, एक असंज्ञेय मामला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो संज्ञेय मामला होगा, इसका मतलब होता है जो संज्ञेय मामला होता है, ऐसा मामला होता है कि बिना इसमें वारंट के आप गिरफ्तार हो सकते हो। यानी आपने कोई जुर्म किया, अगर वो जुर्म संज्ञेय मामला है, आपने कोई जुर्म किया और वो क्या किया, वो मामला संज्ञेय मामला है, तो आप बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकते हो। इसका मतलब आपसे बोला जाए कि आप घर पे, आप पुलिस आई, आपने कुछ जुर्म किया रहा होगा, घर पे पुलिस आई, आपको गिरफ्तार करके लेके चली गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपने जो अपराध किया था ना बेटे, आपका वो जो अपराध था वो संज्ञेय अपराध था। क्या था? संज्ञेय अपराध था। यानी बिना वारंट के क्या होगा? बिना वारंट के क्या होगा? गिरफ्तार हो जाओगे आप। बिना वारंट के आप क्या हो जाओगे? गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अगर बिना वारंट के आप गिरफ्तार हो जाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने अपराध किया था ना, वो संज्ञेय मामला था। क्या था? संज्ञेय मामला था। अच्छा, असंज्ञेय मामला क्या होता है? असंज्ञेय मतलब बिना वारंट गिरफ्तार, बिना वारंट के गिरफ्तार जब हो जाओगे। अच्छा, इसमें क्या चाहिए? गिरफ्तार करने के लिए आपको वारंट की ज़रूरत पड़ती है। वारंट, आपको वारंट की ज़रूरत पड़ती है। वारंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको वारंट की ज़रूरत पड़ती है किसमें? असंज्ञेय मामला में। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको वारंट के साथ अगर गिरफ्तार करने के लिए आया है, देखिए आपको कोई गिरफ्तार करने के लिए आया है और बिना वारंट के आया है, वो अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए कोई आया है और बिना वारंट के आया है गिरफ्तार करने के लिए, तो आप समझ जाओ कि वो संज्ञेय मामला है। लेकिन आपके पास कोई आया है और बोला है देखिए आपके खिलाफ वारंट है, तो समझिए वो असंज्ञेय मामला है। क्या है? असंज्ञेय मामला है। क्या है? असंज्ञेय मामला। अच्छा, चलिए ये कहानी हुई। यानी संज्ञेय और असंज्ञेय आपके पास दो मामले होते हैं, एक संज्ञेय मामला, एक असंज्ञेय मामला। संज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जिसमें बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और असंज्ञेय क्या होता है? इसमें वारंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें वारंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यानी कि एफआईआर ये हुआ। क्या हुआ? एफआईआर। और एफआईआर तब होता है जब आपका मामला कैसा होता है? संज्ञेय होता है। जब आपका जो अपराध होगा वो संज्ञेय अपराध होगा, तभी क्या होगा? आपका एफआईआर आपका दर्ज किया जाएगा। क्या होगा? आपका जब मामला संज्ञेय होगा तभी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद की बात करें, धारा आती है 155 की बात कर लें। 155 की बात करें, धारा 155 में क्या होता है? इसमें एनसीआर दर्ज होती है। क्या होती है? इसमें एनसीआर दर्ज होती है। इसका मतलब क्या? जब मामला आपका असंज्ञेय होता है, आपका मामला जब असंज्ञेय होता है तो क्या होता है? वहां पे एनसीआर दर्ज किया जाता है। क्या होता है? एनसीआर दर्ज किया जाता है। इसका मतलब होता है नॉन
कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी आपका एनसीआर तब दर्ज होगा जब आपका मामला आपका क्या होगा, असंज्ञेय होगा। मतलब आप सोचो, खुद सोचो, आप गए थाने में गए, थाने में मतलब स्टेशन, पुलिस, ना कि पुलिस चौकी, इस बात को ध्यान रखना। आप पुलिस चौकी में रिपोर्ट कराने के लिए नहीं जाओगे, आप जाओगे रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन में। जब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आप बताओगे अपनी पूरी वीर गाथाएँ, जो भी आपके साथ हुआ है। तो क्या होगा, वो डिसाइड करेगा, वार साधक डिसाइड करेगा कि आपका ये मामला जो आपने अभी सुनाया है वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है। अगर वो बताएगा कि आपका मामला संज्ञेय है, इसका मतलब आपका एफआईआर दर्ज होगा। अगर आपका मामला क्या है, असंज्ञेय निकला, तो वो क्या करेगा, एनसीआर दर्ज कराएगा। क्या कराएगा, एनसीआर दर्ज करा लेगा। अगर आपका मामला कैसा है, असंज्ञेय है तो। इतना क्लियर है? इन दो बातें क्लियर हो गई। सर धारा 154 और धारा 155 एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं और एनसीआर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, एनसीआर और एफआईआर की बात कर रहे हैं। एफआईआर तभी दर्ज होगा जब मामला संज्ञेय होगा, एनसीआर तब दर्ज होगा जब मामला आपका क्या होगा, असंज्ञेय होगा। क्या होगा, असंज्ञेय होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब इसकी आगे बात करें। मान लीजिए आप थाने पे गए, क्या हो गया, आपका एफआईआर दर्ज कर लिया गया। मतलब आपका मामला कैसा था, आपका मामला संज्ञेय था। क्या कर लिया गया, दर्ज कर लिया गया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपका मामला दर्ज कर लिया, उसने एफआईआर दर्ज कर लिया और लेके बैठ गए। ऐसा तो होता है, लेकिन वो बाद में होती है, ऐसी बात नहीं, थोड़ी टाइम लगता है। आपका जो है एफआईआर का जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन करना होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब एफआईआर आपका दर्ज हो जाता है ना, तो उस पर क्या करती है पुलिस, उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है जो आपने एफआईआर करवा रखा है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो धारा 156 में ये बोलता है कि पुलिस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करता है। इनको मतलब बोलते हैं अन्वेषण। क्या बोलते हैं, अन्वेषण बोलते हैं। मतलब क्या करेगा, अन्वेषण। अब पुलिस क्या करेगा, अन्वेषण करना स्टार्ट करेगा। मान लो अन्वेषण करना स्टार्ट कर दिया, कोई उसको एविडेंस मिल गया, कोई आदमी क्या हो, गवाही मिल गया। क्या बन गया, कोई गवाह मिल गया उसको। तो क्या करेगा, उसका बयान क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कराएगा। क्या कराएगा, उसका बयान वो रिकॉर्ड कराएगा। क्या कराएगा, रिकॉर्ड कराएगा। तो धारा 161 में क्या करता है, पुलिस बयान को रिकॉर्ड करवाता है, रिकॉर्ड करता है, यानी बयान को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। किस धारा में, धारा आईपीसी की धारा 161 में क्या करता है, बयान को रिकॉर्ड करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, संज्ञेय मामला तो है ही है वो, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है। अगर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो बयान रिकॉर्ड होगा ही, एविडेंस तो मिलेगा ही, इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही। लेकिन इस सिर्फ बयान से मान्यता नहीं होती है। इस मामले को मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, उस बयान को, उस एविडेंस के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी धारा 164 की बात करें, धारा 164 की बात करें तो मजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, बयान को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान को रिकॉर्ड किया जा सकता है, बयान को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अच्छा, ये हुआ कहानी। अच्छा, ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान को रिकॉर्ड हो गया, पूरी कहानी चल गई, रिकॉर्ड एविडेंस मिल गया। अब देखो, अब हुआ ये कि अब बात आती है कि, ध्यान सुनिएगा कि देखो बेटे, अब पूरी कहानी तो ये कर लेता है, अब मान लो आपका कोई जो भी मुजरिम था, जो भी अपराधी था, वो पकड़ा गया, एविडेंस हुआ, सब कुछ कहानी चला, मुजरिम क्या गया, पकड़ा गया। अब जब मुजरिम पकड़ा गया तो उसको संदेह हुआ, उस पुलिस को, उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को संदेह हुआ कि ये हो सकता है ये मुजरिम होगा। भाई पुलिस वाले जब एविडेंस उनको मिला तो उसके शक के दायरे में क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा।
2-4 लोगों को पकड़ा। अब उनको क्या किया, पुलिस के कस्टडी में रखा, उन्हें पुलिस रिमांड पे लिया, यानी पुलिस कस्टडी में रखा। यानी कि धारा 170 जो होगा वो पुलिस कस्टडी की बात करती है, पुलिस कस्टडी की बात करती है, पुलिस कस्टडी की बात करती है। कौन? धारा 170 पुलिस कस्टडी की बात करता है। अब मान लो पुलिस कस्टडी में उस मुजरिम को ले लिया गया, उस अपराधी को ले लिया गया, और बेचारा उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। बेचारा तो नहीं है क्योंकि जुर्म किया है, वो बेचारा तो बिल्कुल नहीं है। अगर उसने अपनी अपराध को उसने अपना स्वीकार कर लिया तो क्या करती है पुलिस, एक चार्जशीट बना के, पूरी जो भी एफआईआर रहती है पूरी एक चार्जशीट बना के क्या करती है, वो क्या करती है, कोर्ट में पेश करती है। कहाँ पेश करती है? कोर्ट में पेश करती है। और उस मुजरिम के साथ बोल सकते हैं धारा 173 कहता है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस चार्जशीट को, उसको चालान शीट बोलते हैं, चार्जशीट को कोर्ट में पेश करता है, कोर्ट में पेश करता है। क्या करता है? चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है। तो देखिए बेटा एकदम आसान से लैंग्वेज हम लोग पढ़ा गया, एकदम आसान से। हाँ, और आईपीसी को हम लोग बोलते हैं ताज इराद के बोलते हैं, ऐसे उर्दू शब्द भी है, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है उसको, आप मूवियों में सुने होते। इस दफ़ा के तहत ताज-ए-रात हिंद करके ऐसे करके उन्होंने बोलते हैं, ताज-ए-रात हिंद दफ़ा इतना, इसको सजाए मौत दी जाती है। वो सब फालतू बातें फिलहाल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग का इतने हुए, इतने धारे हम लोग पढ़े। अब ध्यान देने की बात है, ये हमने आपको 7 धाराएं बताई हैं, और 7 धाराएं पूरी की पूरी दिमाग में जाए, हमने एक स्टोरी के माध्यम से आपको बता दिया है कि जब भी आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप कहाँ जाते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप जब भी आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप थाने जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, ना कि पुलिस चौकी जाते हो। जब आप पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे आपने क्या किया, बोला कि हमारा एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तो बोला उन्होंने, वहाँ के जो भी भारत साधक अधिकारी थे, जो भी थे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, अपना पहले आप अपना जो है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपके साथ खिलाफ जुर्म लग रहा है कि ये हुआ है, अपराध जो भी किया है, क्या क्या उसने किया पूरा बताइए। तो जब बताते हैं उन्होंने, तब वो बता देता है कि आपका ये मामला संज्ञेय है कि नहीं है। अगर मामला आपका संज्ञेय हुआ तो क्या होगा, तो आपका होता ये है कि आपका एफआईआर होगा। क्या होगा? एफआईआर होगा। संज्ञेय मामला तो एफआईआर होगा, अगर असंज्ञेय मामला तो एनसीआर होगा। एफआईआर एनसीआर के बारे में बता दिया हमने। तो एफआईआर जब होगा तो धारा 154 बोलता है कि एफआईआर धारा 154 में होता है जब मामला संज्ञेय होगा। फिर बात आती है, जब मामला अगर असंज्ञेय होगा तो भाई असंज्ञेय होगा तब कहाँ होगा, तो बोलोगे 155 में क्या होगा, 155 धारा में मामला असंज्ञेय वाला वहाँ पे एनसीआर के रूप में दर्ज किया जाता है। संज्ञेय मामला हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, एनसीआर होगा, असंज्ञेय मामला था तब। अब देखो पुलिस क्या करती है, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन, इस पे अन्वेषण करना स्टार्ट करती है। जब अन्वेषण करना स्टार्ट करेगी तो धारा 156 में बोला गया है पुलिस क्या करेगी, अन्वेषण करना स्टार्ट करेगी। ठीक, इसके बाद की बात करें, जब अन्वेषण करना स्टार्ट करेगी तो उसके सामने कुछ तथ्य आएंगे और वो क्या मिलेगा, कुछ लोगों को एविडेंस मिलेगा, तो क्या करेगा, बयान को रिकॉर्ड कराएगा। यानी धारा आपका जो 161 है ये बोलता है कि बयान को वो रिकॉर्ड कराता है, चाहे पुलिस स्टेशन में, चाहे कहीं पे थाने वाने में कहीं करवा लेगा पुलिस स्टेशन। ठीक है, फिर बोलता है कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, और भी कराना पड़ता है आपको, एक बार मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान को रिकॉर्ड कराना पड़ता है। तो क्या हुआ, 164 में क्या हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया गया, बयान को रिकॉर्ड कराया गया। फिर जब बयान को रिकॉर्ड हो गया तो 170 क्या करता है, जिसको संदिग्ध होगा, जिसको लगता होगा वो जुर्म किया है, वो अपराध किया है, उसको गिरफ्तार करके क्या करता है, वो पुलिस कस्टडी में क्या करता है, वो रख लेता है। अगर पुलिस कस्टडी में उसको रखा गया, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने जुर्म किया है, तो पूरा चार्जशीट बना के क्या करता है, उसने कोर्ट में पेश कर देता है। क्या करता है, कोर्ट में वो पेश कर देता है। और जब कोर्ट में पेश कर देता है तो क्या करती है, आपकी जो कोर्ट होती है वो इससे सिद्ध हो जाता है कि आपने अपराध किया है कि नहीं किया है, सिद्ध हो जाएगा, अपराध सिद्धि हो जाएगी। लेकिन
तुरंत सजा नहीं सुनाता। अब जब अपराध सिद्धि हो जाएगा तो अपराध सिद्धि के बाद फिर से कोर्ट डेट देगा कि अब इसके कितने सजा होनी चाहिए, इसके डेट हम देंगे, और दूसरे दिन जब होता है जब उसके सजा के बारे में वो सुनाता है। यानी एक दिन चार्जशीट पेश करने के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये जो अपराधी था ये दोष सिद्ध इसका हो गया है, दोष है, ये दोषी है। अब क्या करेगा, फिर बोलेगा कि अगले नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट हियरिंग में क्या करना है, आपको इसके बारे में जो भी सजाएं बनती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोष सिद्धि वहाँ तक तो उसकी हो जाती है। ये कहानी हुआ। बेटे देखो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हम चाहते हैं ऐसे ही आसान करके, ऐसे 6 करके 7 करके आपका हम पूरा जो है IPC CRPC ख़त्म कर देंगे। चलो बेटा, थैंक यू।